नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट टैंक्स की तरफ से है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा भारत की तरफ से एक हाइब्रिड टैंक को डिस्प्ले किया गया था, जिसे T-72 और T-90 टैंक को मिलाकर डेवलप किया गया था। इस टैंक को अभी अथर्व का नाम दिया गया है। अभी तक रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हुआ था उसमें खास करके T-72 टैंक्स को बहुत ही कमज़ोर पाया गया था और इनको बहुत ही आसानी से मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और लॉइटरिंग मुनिशन से डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, जिस वजह से ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी चिंता की बात बन चुकी थी, क्योंकि अभी भी हमारे पास जितने भी टैंक मौजूद है उनमें से आधे से ज़्यादा T-72 टैंक मौजूद है, जिनको कम से कम हम आने वाले 10 सालों तक ऑपरेट करने वाले हैं। अब T-72 टैंक्स को लेट 60s के दौर में बनाया गया था और उसका डिज़ाइन भी काफ़ी पुराना हो चुका है, जिस वजह से हम चाहे इसमें जितना भी एडिशनल अपग्रेड्स कर दे और एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर जैसे एडिशनल आर्मर प्लेट को इसमें लगा दे, तब भी इसका जो मेन टरेट है ये मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स APM/SDS एमुनेशन और लॉइटरिंग मुनिशन के खिलाफ पूरी तरीके से सेफ नहीं हो सकता है। इसी का एक तोड़ निकालने के लिए DRDO की तरफ से एक नई तरकीब को अपनाने का फैसला किया गया था और इसमें DRDO की तरफ से T-72 टैंक्स के ऊपर T-90 टैंक्स की टरेट को इंस्टॉल करने का फैसला किया गया था, जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में T-72 टैंक से काफ़ी बेहतर है और मॉडर्न टरेट होने की वजह से इसमें हम एक्सटेंसिव अपग्रेड्स को भी कर सकते हैं, जो कि T-72 टैंक सी ओरिजिनल टरेट में करना संभव नहीं हो रहा था या करके हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। DRDO के मुताबिक ऐसा करने से अथर्व टैंक T-72 टैंक्स की वर्तमान के वेरिएंट के मुकाबले कई गुना बेहतर फायर पावर, आर्मर प्रोटेक्शन और सिचुएशनल अवेयरनेस को प्रोवाइड कर पाएगा, जो कि टैंक्स की सर्वाइविलिटी को कई गुना बेहतर करने वाले हैं। अभी के लिए भारत अपनी ओल्डर जनरेशन T-72 टैंक्स को अथर्व टैंक में अपग्रेड कर सकता है और ऐसा करने के बारे में सोच रहा है, और साथ ही जितने भी करंट T-72 टैंक्स के ऑपरेटर्स हैं उन सभी को ये अपग्रेड पैकेज को ऑफर किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि जितने भी देश अभी T-72 टैंक्स को ऑपरेट कर रहे हैं, खास करके जिनके पास पैसे नहीं है और मॉडर्न टैंक को खरीदने के लिए उनके पास अभी बजट नहीं है, तो वो रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हुआ था उसके बाद जो नतीजा था उसको देखने के बाद इसको अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं। और ये भारत के लिए एक अच्छा मौका होने वाला है, जहां पर हमारी इंडिजिनस अपग्रेड पैकेज को उनको ऑफर कर सकते हैं, जिसमें T-72 टैंक्स को अथर्व टैंक के स्टैंड में अपग्रेड किया जा सकेगा। अगला अपडेट फिलीपींस की तरफ से है। पिछले कुछ सालों में भारत और फिलीपींस की डिफेंस रिलेशन में हमको काफ़ी सारे पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल चुकी है और फिलीपींस इस बीच ब्रह्मोस मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर भी बन चुका है, जिसके बाद वो अभी एडिशनल ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब फिलीपींस का जो मेन दुश्मन है वो चाइना है और चाइनीज मिलिट्री, खास करके चाइनीज नेवी फिलीपींस के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुका है। और कई बार आपने देखा होगा चाइना अपनी ताकत का फ़ायदा उठाकर फिलीपींस की वाटर में घुस जाता है, और वैसे भी चाइना पूरे साउथ चाइना सी रीजन को अपना बताता है और इस वजह से उसका उस रीजन में जितने भी देश मौजूद हैं, खास करके आइलैंड देश हैं, उन सभी के साथ उनके अनबंध है। अब चाइनीज नेवी की सबसे बड़ी ताकत उनकी तादाद है और उनके पास सफिशिएंट मात्रा में सरफेस और अंडर वाटर वेसल यानी कि सबमरीन मौजूद है, जबकि फिलीपींस इस मामले में उनसे काफ़ी पीछे है। अब ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के बाद फिलीपींस को चाइनीज सरफेस वेसल को काउंटर करने का एक तरीका मिल चुका है, लेकिन फिर भी चाइना के जो सबमरीन से ये भी फिलीपींस के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है और ब्रह्मोस से फिलीपींस उनको काउंटर नहीं कर सकता है। इसी वजह से फिलीपींस की तरफ से अभी सबमरीन्स को एक्वायर करने का फैसला किया जा रहा है और अभी पहली बार फिलीपींस अपनी तरफ से सबमरीन को एक्वायर करने के लिए RFI को इशू करने वाला है और इसमें फिलीपींस अभी भारत, जापान और साउथ कोरिया की तरफ से सबमरीन को इवेल्युएट करने की बात सामने आई है। अब भारत की तरफ से अभी मजगांव डॉक लिमिटेड इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसमें हम हमारी कलवरी क्लास की सबमरीन को फिलीपींस को ऑफर कर सकते हैं और दूसरी तरफ साउथ कोरिया की तरफ से अपनी KSS-3 और जापान की तरफ से अपनी सोर्यू क्लास की सबमरीन को फिलीपींस को ऑफर किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स की चीफ की तरफ से रिसेंटली एक इंटरव्यू में बात बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी जल्दी अपनी IL-76 और AN-32 जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने का प्लान बनाया जा रहा है। उनके मुताबिक IL-76 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में लगभग 40 साल से सर्विस कर रहे हैं और अभी इनका सर्विस अवेलेबिलिटी रेट भी 50% से नीचे रहता है, जिस वजह से
अभी इनको रिटायर करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरी तरफ AN-32 एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही भरोसेमंद एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रहा था, लेकिन इसकी लिमिटेड पेलोड कैरिंग कैपेसिटी अब मॉडर्न वॉरफेयर के लिए हमें सफिशिएंट नहीं लग रहा है, जिस वजह से अभी इनको जल्दी से रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है। इनिशियली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी एवरो एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए 56 C-290 एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया था, जिनको बाद में अभी भारत में ही बनाया जा रहा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी AN-32 एयरक्राफ्ट की फ्लीट को भी सेम प्लेटफॉर्म से रिप्लेस करने के बारे में सोचा जा रहा है। हालांकि अभी इसके लिए टेंडर को भी फ्लोट किया गया, जिसमें हम लगभग 80 के आसपास मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीद सकते हैं, जिसमें एम्ब्रेयर की तरफ से अपनी C-390, लॉकहीड मार्टिन की तरफ से C-130J सुपर हरक्यूलिस और एयरबस की तरफ से अपनी A400 सीरीज के एयरक्राफ्ट को ऑफर किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जैसे कि C-290 एयरक्राफ्ट पहले से ही भारत में बनाया जा रहा है, तो इसको अभी कंसिडर करने की ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं और 2030 से पहले इन जेट्स को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है। इसके अलावा IL-76 की बात करें तो इनको रिप्लेस करने के लिए हमको स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर या हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ने वाली है, खास करके C-17 जैसे एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ने वाली है। तो इस वजह से फिलहाल के लिए तय नहीं किया गया कि सेगमेंट में किस एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा जो कि IL-76 जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि C-17 की प्रोडक्शन पहले से ही बंद हो चुका है, जो कि इसका एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव था। लेकिन अभी जैसे कि इसका प्रोडक्शन बंद है तो हमें कोई दूसरा अल्टरनेटिव यहाँ पे ढूंढने की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसी वजह से अब इनको रिप्लेस करने के लिए थोड़ा वक्त दिया जा रहा है और इनको 2035 तक रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेके, और आजकल ड्रोन्स को सिविलियन और मिलिट्री दोनों चीज़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें सर्वेलेंस से लेके हम कैमिकाजी स्ट्राइक करने के लिए आजकल ड्रोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे जैसे ड्रोन की टेक्नोलॉजी बेहतर होता जा रहा है, वैसे वैसे ड्रोन्स को अब कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल करना स्टार्ट किया जा रहा है, खास करके मिलिट्री में ऐसा किया जा रहा है। अभी भी इंडियन आर्मी में कार्गो ट्रांसपोर्ट करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे ड्रोन्स को खास करके तब इस्तेमाल किया जाता है जहां पर रोड्स और कनेक्टिविटी नहीं होती है। हाई एल्टीट्यूड में एक जगह से दूसरे जगह पर लॉजिस्टिक को सप्लाई करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, या जहां पर सामान पहुंचाना आसान नहीं होता है वहां पर ऐसा किया जाता है। लेकिन अभी तक इस रोल के लिए जितने भी ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड है, जो कि 15 kg से लेके 50 kg के तक की सीमित है। और इसमें हम एमुनेशन से लेके खाने पीने के सामान तक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल एड को भी इसी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन अभी आर्मी की तरफ से कुछ दिनों तक इन ड्रोन्स को इस्तेमाल करने के बाद इसी कैटेगरी की हायर पेलोड वाली ड्रोन को खरीदने का डिमांड किया जा रहा है, जिसमें हम मैक्सिमम 100 kg के आसपास पेलोड को कैरी कर पाएंगे। इसके बाद आर्मी की तरफ से 300 से लेके 500 kg तक की पेलोड को भी कैरी करने लायक कार्गो ड्रोन्स को अपने सर्विस में शामिल करने का प्लान बनाया जा रहा है। फिलहाल इस कैटेगरी की ड्रोन अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं और ना ही कोई इंडियन कंपनी है जो कि इस कैटेगरी की ड्रोन को भी बना रही है, लेकिन हो सकता है आगे चल के आर्मी की डिमांड को देखते हुए इस तरह की ड्रोन को भी बनाया जाएगा और इन ड्रोन्स को ज़रूरत पड़ने पर डिजास्टर रिलीफ रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।